Hi, welcome to this session of English. Hope you must be fine and faring well. आज के सेशन में पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड से रिलेटेड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेयरिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये क्या क्वेश्चन है इसको पहले डील कर दूंगा और उसके बाद फिर एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। बट बिफोर डूइंग प्रीपोजिशन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन 4 वर्ड्स में 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपस में या तो सेम मीनिंग वाले होंगे या उनका मीनिंग अपोजिट होगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। समझ गए? जैसे ए, बी, सी, डी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन देख रहे हो, इसमें से कोई भी जो भी इसका आंसर होगा वो तो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। वो जो पेयर बनेगा वो या तो सेम वर्ड का बनेगा या अपोजिट वर्ड का बनेगा। मतलब एक क्वेश्चन में 2 वर्ड ऐसे होंगे जो या तो सिनोनिम्स होंगे या एंटोनिम्स होंगे। तो क्वेश्चन को ठीक से समझना कि क्या करना है। चारों वर्ड का मीनिंग पहले हम डिस्कस करते हैं और मीनिंग के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेयर सुटेबल होगा। पहला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्विटल। ये वर्ड बना है एक्विट से। एक्विट का मतलब होता है, ये वर्ब है किसी को बरी कर देना। बरी मीन्स किसी पर चार्जेस लगा बट वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया, तो कोर्ट क्या करता है, उस आदमी को एक्विट कर देता है, बाइज्जत बरी कर देता है और उसी से बना हुआ नाउन है एक्विटल। बरी करना वर्ब है एक्विट और उसी से बना हुआ वर्ड एक्विटल, उसके लिए हम लोग नाउन यूज करते हैं। देन सेकेंड वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट वर्ब भी हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका मतलब होता है ठेका। जैसे इस काम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, इस काम का ठेका मुझे मिला, इसी से वर्ड बनता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार। और अगर ये वर्ब है तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना भी होता है। जैसे मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर, धातु जाड़े के दिन में सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ने के लिए भी वर्ब के रूप में हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन एक नाउन है। एक्विट का अपोजिट वर्ड है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को दोषी करार देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कन्विक्ट। एक तो हुआ बाइज्जत बरी करना, उसका अपोजिट वर्ड होगा दोषी मानना या दोषी करार देना, और उसी से बना हुआ वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का एक और मीनिंग होता है किसी चीज पर गहरा विश्वास अगर है तो उसके लिए भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं कन्विक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कन्विक्शन है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी चीज के लिए इफ यू वर्क हार्ड तो उसका रिजल्ट तुमको डेफिनेटली मिलेगा। पक्का विश्वास के लिए भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं कन्विक्शन। और लास्ट वर्ड यहाँ पे रिप्लीट। रिप्लीट एक वर्ब है। रिप्लीट का मतलब होता है भरना, भरा हुआ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिप्लीट। जैसे दिस बुक इज रिप्लीट विद, कभी कभी हम लोग इसको यूज करते हैं, दिस बुक इज रिप्लीट विद मेनी इंफॉर्मेशन। ये किताब बहुत से सूचनाओं से भरी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, रिप्लीट। ठीक है, तो चारों वर्ड का मीनिंग तुम्हारे सामने है। अब तुम बताओ कि इसमें से कौन से 2 वर्ड ऐसे हैं जो या तो मीनिंग में सेम हैं या मीनिंग में अपोजिट हैं। तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो किसी को बाइज्जत बरी कर देना और किसी को दोषी मान लेना और फिर उसको कन्विक्ट करार दे देना, तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर यहाँ पे पेयर कौन सा दिख रहा है? कन्विक्शन। ए और सी के पेयर को हम लोग टिक करेंगे। ए और सी वाला पेयर यहाँ पे है, सो डी इज द आंसर। और ये क्या है? ये
एंटो है। ये जो पेयर है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड का पेयर है, सो द आंसर इज ए सी। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, चारों वर्ड्स का मीनिंग डिस्कस करेंगे, जो दो एक जैसे होंगे या अपोजिट होंगे वही मेरा आंसर होगा, वही पेयर। पहला वर्ड है जेनरस। जेनरस एक एडजेक्टिव है। जेनरस का मतलब होता है उदार या बड़े दिल वाला, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं जेनरस। सेकेंड वर्ड मुंडेन, ये थोड़ा अनकॉमन वर्ड है बट ये भी है एडजेक्टिव। मुंडेन मीन्स होता है ऑर्डिनरी, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मुंडेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ब्रिलियंट लड़का है एंड इफ ही इज सेलेक्टेड एज ए क्लर्क, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं है, दिस इज मुंडेन अचीवमेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए एक ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। देन एक वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी एक एडजेक्टिव है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है आपसी। ये वाला वर्ड हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं और ऐसे कहा जाता है, रिलेशनशिप के बारे में कहा जाता है कि रिलेशनशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, आपसी होता है, टू वे होता है, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। फिर एक वर्ड है अर्थली, ये भी एक एडजेक्टिव है। अर्थली मीन्स भी होता है जमीन से जुड़ा हुआ या ऑर्डिनरी, जैसे ही इज एन अर्थली पर्सन मीन्स वो जमीन से जुड़ा हुआ डाउन टू अर्थ है या ऑर्डिनरी है, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। तो जब चारों वर्ड का मीनिंग पता है तो यू कैन सेफली से कि यहाँ पे सर बी और डी ये सिनोनिम्स के पेयर हैं, दोनों की मीनिंग एक जैसी है, तो जो पेयर होगा वही मेरा आंसर होगा। पेयर कौन सा होगा? बी डी, और ये साइनो का पेयर है यहाँ पे, सो द आंसर इज बी, बी डी। ये पेयर है मुंडेन और अर्थली, ये दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड है, पहला वर्ड अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म एक नाउन है। परोपकारवाद के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रुइज्म। परोपकारवाद का मतलब दूसरों का भला चाहने वाला जो फीलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइज्म। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग परोपकारी कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट भी एक नाउन है और अल्ट्रुइज्म भी नाउन है। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब स्वार्थीपन। दिस इज अगेन ए नाउन। सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थीपन, स्वार्थ से भरा हुआ। तो ये मीनिंग है ऑप्शन नंबर बी का। देन सी ये वर्ब भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है। दुरुपयोग करने के लिए भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं और सिर्फ दुरुपयोग के लिए भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं एज ए नाउन। जैसे वी शुड नॉट मिसयूज मनी, पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज द मिसयूज ऑफ टाइम, और ये समय का दुरुपयोग है। तो दोनों ही केस में सेम वर्ड यूज किया जाता है। मिसयूज कैन बी यूज्ड ईदर एज ए वर्ब और एज ए नाउन। देन लास्ट वर्ड है डिसीजन। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। डिसीजन मीन्स निर्णय, ये एक नाउन है। ठीक है। अब चारों वर्ड का मीनिंग पता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक तो हुआ परोपकारवाद। परोपकारवाद का मतलब अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की केयर करना, दिस इज वन क्वालिटी। और सेल्फिशनेस, स्वार्थपन, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये भी एक क्वालिटी है, बट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अल्ट्रुइज्म एंड सेल्फिशनेस, दे आर एंटोनिम्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ पे मेरा आंसर होगा कौन सा पेयर? ए बी वाला पेयर। आंसर इज ए। और ये कैसा पेयर बना? ये एंटो का पेयर बना, एंटोनिम्स का पेयर बना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब हम लोग पेयर करते हैं वर्ड्स को, और उस दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वर्ड्स। उसके वर्ड्स के
जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनके मीनिंग को अगर हम ठीक तरह से जानेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये था वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रामर पार्ट, जिसमें कि आज नया टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पर बेस्ड एरर्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे और करेक्टली कर पाएंगे। सबसे पहले तो जानना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन क्या है, इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे पहले लिखता हूँ। My sister lives in Indonesia. This is example 1. Example 2. My books are on the table. Third example, John came with me. These are 3 examples on the basis of which we can very well define preposition. Preposition के बारे में हम लोग define कर सकते हैं। देखो, जो first example है इसमें एक वर्ड को टिक करते हैं और वो है इन। इन एक प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल 2 में एक वर्ड है ऑन, ये भी प्रीपोजिशन है और इसको भी अंडरलाइन किया गया। देन एग्जाम्पल 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे विथ एक ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है, तो उसको भी अंडरलाइन किया गया। करेक्ट। अब ये प्रीपोजिशन क्यों है ये हम लोग जान सकते हैं। प्रीपोजिशन को डिफाइन किया जाता है कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। तो यहाँ पे देखो इन, ऑन और विथ, ये तीनों ही वर्ड है। ठीक है। प्रीपोजिशन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है। प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होता है कि नहीं। यहाँ पे इन जो वर्ड है ये किसके पहले रखा गया है, इंडोनेशिया के पहले। इंडोनेशिया एक नाउन है। करेक्ट। देन ऑन जो है वो टेबल के पहले रखा गया है। टेबल यहाँ पे नाउन है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे आर्टिकल भी द लगाया गया है, बट बेसिकली जो ऑन रखा गया है वो टेबल के लिए रखा गया है। थर्ड, जॉन केम विद मी, यहाँ पे विद किसके पहले रखा गया है, मी के पहले। और मी क्या है, मी इज ए प्रोनाउन। ठीक है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझ गए प्रीपोजिशन का। नंबर 1 कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एंड नंबर 2 प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड ईदर बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन को हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले रखते हैं। तो ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर प्रीपोजिशन का रोल क्या होता है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन के बारे में बताइए। तो दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। करेक्ट। देन इसका फंक्शन है कि ये जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है उस नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उस सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ने में हेल्पफुल होता है। मीन्स प्रीपोजिशन का काम क्या है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले हम उसको रखेंगे, ये उस नाउन या प्रोनाउन को का रिलेशन
उस सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ने का काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के डेफिनेशन के बारे में यही है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है। नंबर 1, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन को हम लोग प्लेस करते हैं, इसका काम होता है कि उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उस सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ए प्रीपोजिशन। अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इन तो नाउन के पहले इन एक वर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, इन को नाउन के पहले रखा गया है और इन की वजह से ही रिलेशन इस्टेब्लिश होता है इंडोनेशिया और मेरी बहन में। इंडोनेशिया और मेरी बहन में क्या रिलेशन है कि मेरी बहन इंडोनेशिया में रहती है। और ये कैसे पता चल रहा है? ये इन वर्ड की वजह से ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। एम आई क्लियर? ये प्रीपोजिशन के बारे में इस एग्जाम्पल से इसको डिस्क्राइब किया गया। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर देखते हैं ऑन। ऑन क्या है? ऑन भी एक वर्ब है, सॉरी ऑन एक वर्ड है जो टेबल के पहले प्लेस किया गया है। इसको हम मानते हैं कि ये प्रीपोजिशन है और इसी की वजह से, इसी ऑन की वजह से मेरी किताबों और टेबल के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। और वो संबंध क्या दिखाता है कि मेरी किताबें टेबल पर रखी गई हैं। तो बुक्स और टेबल के बीच में रिलेशनशिप कौन इस्टेब्लिश करता है? तो ये वर्ड जो है ऑन। उसी तरह से मेरी बहन और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा वर्ड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है? तो वो है इन। तो उस हिसाब से इन और ऑन दोनों यहाँ पे एज प्रीपोजिशंस यूज किए गए हैं। नाउ वी टेक अप एग्जाम्पल 3। यहाँ पर एक वर्ड है विथ। विथ से क्या होता है कि मी जो प्रोनाउन है, मेरे और जॉन के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है कि जॉन मेरे साथ आया। और वो पता किससे चल रहा है? इसी वर्ड से पता चल रहा है। विथ से ये पता चल रहा है कि जॉन मेरे साथ आया। तो जॉन और मी में रिलेशनशिप क्या है? वो ये है कि वो मेरे साथ आया। और ये पता चलता है इस विथ से, यानी कि इस सेंटेंस में अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो विथ हैज बीन यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन का, which has been clearly explained with the help of these 3 examples। एक बार फिर से देख लो, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तीनों एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, जिसके बेसिस पे मैंने प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए noun or a pronoun. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun and it establishes the relationship of that noun or pronoun with some other word in a
sentence. This is the definition of preposition. For your convenience एक बार फिर से इसको पढ़ता हूं. A preposition is a word. क्या है? preposition एक word है, ठीक है. Placed before a noun or a pronoun. किसके पहले रखा जाता है? किसी noun या pronoun के पहले रखा जाता है. And it establishes the relationship of that noun or pronoun with some other word in a sentence. इसका काम क्या है कि ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है. किसके रिलेशनशिप को? तो नाउन, जो नाउन या प्रोनाउन है उसके रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है विथ सम अदर वर्ड. उस सेंटेंस में कोई भी दूसरा वर्ड है उसके साथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, और वैसे ही वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन की एक लंबी लिस्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग. जैसे इस पहले वाले एग्जाम्पल में, पहले वाले स्क्रीन में हम लोगों ने 3 प्रीपोजिशन को देखा, इन, ऑन और विथ को. तो इसकी लिस्ट लंबी है जिसको कि हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे. तो ये था प्रीपोजिशन का डेफिनेशन. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन, ऑन, विथ, टू, at, beside, etc. So these are the examples of prepositions. ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन के बारे में बिल्कुल ठीक तरीके से. अब इसी डेफिनेशन से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद तुम लोगों के तरफ से क्वेरी आ सकती है. तुम्हारे तरफ से क्वेरी क्या आएगी कि सर डेफिनेशन में आपने लिखा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है. ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि क्या सर प्रीपोजिशन को हम लोग वर्ब के पहले रख सकते हैं, बिफोर ए वर्ब? कैन वी प्लेस ए प्रीपोजिशन बिफोर ए वर्ब? ये ऑटोमेटिक क्वेरी तुम्हारे मन में आई होगी और तुम सोचते होगे कि सर इतना जोर दे के बोल रहे हैं कि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पहले ही हम इसको प्लेस कर सकते हैं, तो क्या ये वर्ब के पहले प्लेस किया जा सकता है? तो मेरा आंसर होगा नो, दिस कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब. माई कैटेगोरिकल आंसर इज नो. क्लियर? तो जैसे ही मैंने कहा कि नहीं इसको हम लोग नहीं रख सकते, तब फिर तुम्हारे मन में क्या आएगा कि लेकिन कहीं कहीं पर तो सब देखते हैं कि प्रीपोजिशन वर्ब के पहले रखा जाता है, कैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक है, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, और उसका एग्जाम्पल मैं खुद देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे तुमको दिखेगा कि ये वर्ब के पहले रखा गया है, बट उसके पीछे बात क्या है, क्या हिडन पॉइंट है, दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू. ठीक है, तो तुम्हारे तरफ से मैं दो एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखता हूं. टू एग्जाम्पल्स बिफोर यू. फर्स्ट है माई फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेकिंग लोन. My father prevented me from taking loan. Second example, she succeeded in achieving her goal. She succeeded in achieving her goal. These are two examples before you, in which you can see the prepositions being placed before verb. ये देखते हैं हम लोग कैसे. देखो यहाँ पे taking क्या है? Taking is a verb, और उसके पहले जो from है ये क्या है? This is a preposition. तो मैंने जो बात कही वो यहाँ पे गलत दिख रही है. It appears to be wrong.
कि वर्ब के पहले तो प्रीपोजिशन देखने को मिला। लाइकवाइज सेकंड एग्जांपल में भी अचीविंग क्या है, अचीविंग एक वर्ब है और उसके पहले जो इन है ये एक प्रीपोजिशन है। मीन्स प्रीपोजिशन वर्ब के पहले दिखा हम लोगों को कि रखा हुआ है, यहाँ पर भी वर्ब के पहले दिख रहा है कि प्रीपोजिशन है। ठीक है, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ बिल्कुल सामने दिख रही है उसको भी हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, इसके पीछे पॉइंट बताते हैं। देखो यहाँ पर टेकिंग या अचीविंग ये दो वर्ब लिखे गए हैं, दोनों क्या हैं, दोनों आईएनजी फॉर्म में हैं। ये तुमको दिख रहा होगा कि दोनों ही जो वर्ब हैं ये आईएनजी फॉर्म में हैं। और हम जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब होते हैं वो कभी कभी जीरंड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाले जो वर्ब हैं ये वर्ब दिखने में दे अपीयर टू बी वर्ब्स बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्ब्स, रादर दे आर जीरंड। ये वर्ब्स नहीं हैं बल्कि दे आर नॉट वर्ब्स, रादर दे आर जीरंड्स। ठीक है, ये जीरंड्स हैं। और हम जानते हैं जैसे वर्ब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी एलेबरेट लेक्चर वर्ब पर भी आया है, तो वहाँ पर क्लियर होगा कि जीरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जीरंड जो होते हैं, जो भी जीरंड हैं वो दिखने में तो लगते हैं वर्ब के जैसे, दे अपीयर टू बी वर्ब्स, बट वास्तव में जीरंड्स आर इक्विवेलेंट टू नाउन्स। लेकिन वास्तव में जीरंड्स क्या होते हैं, वो नाउन्स होते हैं। तो हम घूम फिर के कहाँ पे आ गए कि जो वर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया है अचीविंग और टेकिंग, ये वास्तव में वर्ब्स नहीं हैं, दे आर नॉट वर्ब्स, रादर दे आर जीरंड्स। ये जीरंड्स हैं और जीरंड्स इज इक्विवेलेंट टू नाउन्स। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन को नाउन्स के पहले रखा जाता है या प्रोनाउंस के पहले रखा जाता है और हम इसको वर्ब के पहले नहीं रख सकते। इज इट क्लियर? इस पर बेस्ड एरर्स बहुत सा आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन जिस पर एरर्स बहुत बार आएगा। ठीक है, ठीक से समझना है इसको। शी सक्सीडेड इन अचीविंग हर गोल। अगर ऐसा रहता शी सक्सीडेड इन अचीव हर गोल, तब ये सेंटेंस गलत होता। क्यों? क्योंकि वहां पे इन के साथ क्या लिखा रहता, इन के साथ V1 लिखा रहता, तो ये वर्ब होता, ये वर्ब होता। और वर्ब के पहले अगर प्रीपोजिशन रखा जाएगा तो ये गलत होगा। इसीलिए अगर सेंटेंस ऐसा लिखा जाए शी सक्सीडेड इन अचीव हर गोल, तो दिस इज ए रॉन्ग सेंटेंस, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इज इट क्लियर? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है? ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड, a preposition is placed before a noun or a pronoun and not before a verb, and not before a verb. This is important. If at all, आगे भी लिख देते हैं एलेबोरेट करके, इफ एट ऑल इट अपीयर्स दैट ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड before a verb, the verb is in its gerundial form. The verb is in its gerundial form
which is again a noun, which is again a noun. Let us explain it once again. लिखा गया है स्टेटमेंट में, ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन. प्रीपोजिशन को हम नाउन या प्रोनाउन के पहले ही रखते हैं एंड नॉट बिफोर ए वर्ब, और इसको वर्ब के पहले नहीं रखा जाता. कभी कभी अगर आपको दिख भी गया, इफ एट ऑल इट अपीयर्स दैट ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब, कभी ऐसा दिखता भी है कि कोई प्रीपोजिशन वर्ब के पहले रखा गया है, तो वर्ब के फॉर्म को हम लोग चेक करते हैं. वर्ब किस फॉर्म में देखने को मिलता है? वर्ब जिरंडियल फॉर्म में देखने को मिलता है. जिरंडियल फॉर्म का मतलब V4 फॉर्म में देखने को मिलेगा, विच इज एक्चुअली नॉट ए वर्ब, रादर दिस इज ए नाउन, और ये भी नाउन होता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. एरर्स का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि देखो यहाँ पे वर्ब के पहले जो प्रीपोजिशन रखा गया है, तो वर्ब यहाँ पे V4 है, इसीलिए ये एक जीरंड है, दैट इज ये एक नाउन है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो प्रीपोजिशन में अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्रीपोजिशन के डेफिनेशन को डिस्कस किया, जिससे पता चला कि प्रीपोजिशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, और उसी डेफिनेशन के बेसिस पे इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जहां ये बताया गया कि प्रीपोजिशन अगर रखा जाएगा वर्ब के पहले तो वर्ब का फॉर्म V4 होगा, दैट इज जिरंडियल होगा, और वो ING वाले फॉर्म में पाया जाएगा, और वर्ब का जो जिरंडियल फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट ए नाउन. ठीक है, देन नेक्स्ट, now we are going to take up another very important concept of preposition. और ये जो पॉइंट है, दिस इज एलिप्सिस, इसको हम लोग कहते हैं एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन. एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि एलिप्सिस क्या होता है. तो एलिप्सिस हम लोग वैसे कॉन्सेप्ट या आइडिया को कहते हैं कि जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे वो चीज़ नहीं लगाई गई या ड्रॉप कर दी गई, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एलिप्सिस. एलिप्सिस मीन्स मिसिंग समथिंग. तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा, इसको पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर लिखूँगा, एग्जाम्पल से समझाऊँगा भी. किसी किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन की ज़रूरत होती है, बट प्रीपोजिशन सप्लाई करने में हम लोग क्या करते हैं? कंजूसी कर देते हैं और सोचते हैं कि एक ही प्रीपोजिशन से काम चला लिया जाए. ये गलत है. अगर दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में रिक्वायर्ड है तो हम लोगों को प्रीपोजिशंस वहाँ पे रखना चाहिए, और ये गलती नहीं करनी चाहिए कि एक ही प्रीपोजिशन से काम चल जाएगा. अगर ऐसा होगा तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंटेंस गलत होगा, और दैट लैप्स और दैट एरर इज कॉल्ड एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन. मीन्स प्रीपोजिशन का कम यूज़ किया जाना या छोड़ दिया जाना, मिस कर दिया जाना, इज कॉल्ड एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन. एम आई क्लियर टू यू? समझ में आ गया? अभी इसका एग्जाम्पल लिखूंगा तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट तुम्हारे मन में नहीं होगा. यहां पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं. The design of this building is different and inferior to that of
the other building. This is a beautiful example on the basis of which this concept of ellipsis in preposition can be explained well. So the design of this building is different and inferior to that of the other building. सेंटेंस के मीनिंग को समझना, प्रोनाउन अभी ठीक, इसके पहले हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है, इसीलिए दैट ऑफ का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा. दैट ऑफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा. यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है. एक बिल्डिंग के डिज़ाइन को कंपेयर किया जा रहा है दूसरे बिल्डिंग के डिज़ाइन से. समझ गए? एक किसी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है उसको कंपेयर किया जा रहा है दिस बिल्डिंग को अदर बिल्डिंग के से. और किस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है? इसके डिज़ाइन को अदर बिल्डिंग के डिज़ाइन से कंपेयर किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन के हिसाब से दैट ऑफ लगा हुआ है. ठीक है, ये तो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम लोग पहले चेक करते हैं. अब देखो यहाँ पर द डिज़ाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ डिफरेंट एंड इन्फीरियर टू. यहाँ पे एक प्रीपोजिशन यूज़ किया गया टू. किसके लिए यूज़ किया गया? किसके लिए यूज़ किया गया? इन्फीरियर के लिए. ठीक है, बट यहाँ पे एक और वर्ड है डिफरेंट. डिफरेंट के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन लगता है. जब भी जैसे मैं तुमसे अलग हूँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट के साथ फ्रॉम. तो ये जो प्रीपोजिशन है ये यहाँ पे मिसिंग है. ठीक है, एक जगह पर तो इन्फीरियर के साथ टू ये सही है, बट डिफरेंट के साथ फ्रॉम होना चाहिए था, विच इज़ मिसिंग. यहाँ पे फ्रॉम नहीं था. यानी कि इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए दो प्रीपोजिशंस की ज़रूरत थी. टू प्रीपोजिशंस वेयर रियली रिक्वायर्ड. वन पहला जो था वो टू था, रादर यहाँ पे सेकंड वाला टू था और पहला क्या था? फ्रॉम था. दो प्रीपोजिशंस अगर लगे होते इसमें तो ये सेंटेंस सही होता, बट यहाँ पे फ्रॉम नहीं था, यहाँ पर टू था. तो दो की जगह पे चूंकि एक प्रीपोजिशन यूज किया गया था, इंस्टेड ऑफ टू ओनली वन प्रीपोजिशन वाज यूज्ड, इसीलिए ये केस क्या बना? एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन का केस बना. ठीक है, तो ऐसा भी एरर एग्जाम में पूछा जाता है और उस पर तुम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रीपोजिशन मिसिंग है. इफ़ यू आर एबल टू लोकेट द पॉइंट तो तुम्हारा एरर सही बनेगा. सो द डिज़ाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एंड इन्फीरियर टू दैट ऑफ द अदर बिल्डिंग. ऐसा बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, बट दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. राइट? तो एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन को अगर हम लोग चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन का. समटाइम्स two or more prepositions are required in a sentence, but we supply only one. This is grammatically incorrect and the lapse is called, lapse का मतलब यहाँ पे त्रुटि है, and the lapse is called
ellipsis in preposition। तो एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन को डिफाइन किया गया कि कभी कभी दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशंस की ज़रूरत होती है किसी भी सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में, बट वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रीपोजिशन से काम चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ है ये ग्रामेटिकली गलत है और इसी गलती को हम लोग एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखता हूँ जो कि एक एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, he is neither ashamed nor sorry for his misdeeds. He is neither ashamed nor sorry for his misdeeds. ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एक वर्ड है ashamed। ashamed का मतलब होता है शर्मिंदा, shame का मतलब शर्म और उसी से बना हुआ वर्ड है ashamed means शर्मिंदा। He is neither ashamed nor sorry for his misdeeds। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या गलती है। फर्स्ट वी कंसंट्रेट ऑन दिस। यहाँ पे सॉरी, सॉरी के साथ जो फॉर है ये सही यूज़ किया गया है। यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन के रूप में है और इसको सही यूज़ किया गया है। ही इज़ नीदर अशेम्ड नॉर सॉरी फॉर हिज मिसडीड्स। यहाँ पे एक और वर्ड है मिसडीड्स। डीड का मतलब होता है काम, काम के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डिड, और उसमें मिसडीड लग गया यानी कि गलत काम। जैसे चोरी, थेफ्ट इज़ ए मिसडीड, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो अपने गलत कामों के लिए ना तो वो शर्मिंदा है और ना ही दुखी। तो सॉरी के साथ यहाँ पे फॉर सही लगा है, बट ये पता होना चाहिए कि अशेम्ड के बाद भी एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ था। अशेम्ड के साथ चूंकि ऑफ नहीं लगा हुआ था, इसीलिए दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था। अगर हम ऑफ लगा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिसिंग क्या था? ये ऑफ यहाँ पे मिसिंग था, लगने के बाद ये सेंटेंस सही हो गया। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑफ लगाएंगे तब ये सही होगा। नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड एरर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और थोड़ा सा अलर्ट रहने पे हम लोग आसानी से उन एरर्स को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रीपोजिशन पर डिस्कशन होंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन का। एक वर्ड होता है ओमिट, ओमिट का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, उसी से बना हुआ वर्ड है ओमिशन। तो ज़्यादातर हम लोग क्या सीखते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट ये भी जानना है कि कहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। दो टॉपिक ऐसे हैं, आर्टिकल में मैंने बताया भी था, आर्टिकल्स में भी पढ़ा था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। और उसी समय बताया था कि जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी ये वाला टर्म आएगा, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस। मीन्स कहाँ कहाँ पे प्रीपोजिशंस नहीं लगेंगे। कहाँ लगेंगे ये तो सब लोग जानते हैं, बट कहाँ पर नहीं लगेगा इसको भी मास्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एरर्स इस पर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स आई क्लोज टुडे सेशन एंड उम्मीद है कि ये वाला सेशन तुम लोगों को प्रीपोजिशन का अच्छा लगा होगा। आगे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स तुमको समझने को मिलेंगे, उस पर बेस्ड एरर्स देखने को मिलेंगे, अच्छे एग्जाम्पल्स तुम एंजॉय करोगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में नए कंटेंट्स के साथ, नई जानकारियों के साथ। टिल देन टेक केयर,
टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स. ओके, थैंक यू.